नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके दो पॉइंट्स हैं। पहला जो आपके पॉइंट दे रखा है वो है हरियाणा विधानसभा में जो स्थानीय युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण दिए जाने वाला जो विधेयक पारित हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके भारत के थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे जिनकी जो नेपाल यात्रा रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य विधानसभा ने 5 नवंबर को निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पास किया है? तो राइट आंसर है हरियाणा। विद्यार्थियों, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जैसा कि विद्यार्थियों आप जानते हो कि हरियाणा में वर्तमान में जो गठबंधन सरकार है यानी कि बीजेपी ने वहाँ की एक स्थानीय पार्टी जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई थी, ये आपको मालूम है। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है मनोहर लाल खट्टर, ये भी आप जानते हो। परंतु विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि गठबंधन में शामिल जो पार्टी है जननायक जनता पार्टी, तो ये जननायक जनता पार्टी जो है जिसके साथ मिलकर जो है बीजेपी ने सरकार बनाई है हरियाणा में, तो जननायक जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण निजी क्षेत्र में जो है प्रदान करने वाला विधेयक वो पारित कराएंगे विधानसभा से, यानी कि ये कानून बनाएंगे। अब क्योंकि सरकार में ये पार्टी शामिल है इसलिए अपने उस चुनावी वादे को पूरा करने के लिए इन्होंने ये विधेयक यहाँ पर पेश किया और ये विधेयक पारित भी हो गया विधानसभा में। और अब इस पर राज्यपाल जी हस्ताक्षर करेंगे तो ये कानून का रूप ले लेगा। तो विद्यार्थियों, एक और बात आपको मालूम होनी चाहिए वो ये कि इस पार्टी यानी कि जननायक जनता पार्टी जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, इसका नाम आपको याद रखना है। तो इस पार्टी के नेता जो है वो है दुष्यंत चौटाला, जो कि इस सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। मैं नाम वापस रिपीट करता हूँ, दुष्यंत चौटाला जो कि इस सरकार में उप मुख्यमंत्री है, ये इस पार्टी के नेता हैं। और विद्यार्थियों, इस विधेयक में जो प्रावधान है, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि ये विधेयक यहाँ विधानसभा में पारित हुआ है, अब विधेयक पर जब हस्ताक्षर कर देंगे राज्यपाल जी तो ये कानून का रूप ले लेगा। तो इस जो है कानून में जो प्रावधान है वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि एक तो इस कानून में ये प्रावधान है कि ये कानून उन कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट और फर्मों पर लागू होगा जिनमें 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। यानी कि जिन कंपनियों में या सोसाइटी या ट्रस्ट या फर्मों में 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं उन्हीं पर ये कानून लागू होगा। एक बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरा आपको एक और मैं बताऊं इसमें कि हरियाणा के डोमिसाइल धारक लोगों को इसका फायदा होगा और ये कानून 50,000 रुपये के मासिक वेतन तक की नौकरियों पर ही लागू होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये कानून 50,000 रुपये के मासिक वेतन तक की नौकरियों पर ही लागू होगा। यानी कि इससे ज़्यादा यानी 50,000 से ज़्यादा का वेतन की कोई पद है तो उस पर ये लागू नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक और मैं प्रावधान बताऊं आपको कि ये कानून 10 साल तक लागू रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। 10 साल के लिए है कानून। और कंपनी मालिक चाहे तो एक जिले से 10% से ज़्यादा कर्मचारी रखने पर रोक लगा सकता है, ये भी इस जो है कानून में प्रावधान है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ उसको कि कंपनी मालिक चाहे तो एक जिले से 10% से ज़्यादा कर्मचारी रखने पर रोक लगा सकता है, ये भी इस कानून में प्रावधान है। इस कानून में एक छूट और दी गई है, वो ये कि अगर उद्योगपतियों को किसी पद के लिए स्किल्ड कर्मचारी नहीं मिलता है तो आरक्षण कानून में छूट दी जा सकती है और इस बारे में निर्णय जिला उपायुक्त या उससे उच्च स्तर के अधिकारी लेंगे, ये इसमें प्रावधान है। यानी कि जैसा कि मैंने बोला
कि अगर किसी पद के लिए स्किल्ड कर्मचारी नहीं मिलता है, यानी आवेदन जो करने वाले हैं, तो किसी पद के लिए जो है अगर कोई आवेदनकर्ता नहीं मिलता है, तो यानी हरियाणा का आवेदनकर्ता नहीं मिलता है, तो फिर उस जो है के लिए छूट दी जा सकती है, यानी कि उसका जो है कंपनी के मालिक को फिर ये अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि वो किसी अन्य राज्य के जो है व्यक्ति को उस पद के लिए नियुक्त कर सके। ये इसमें, परंतु ये निर्णय करने का जो अधिकार है वो है जिला उपायुक्त को या उससे उच्च स्तर के अधिकारी को, जो कि इस कानून में छूट दे सकेंगे। ये उनके ऊपर निर्णय पर निर्भर करेगा। और दूसरा एक और आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक कंपनी को हर 3 महीने में इस कानून को लागू करने की स्टेटस रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपनी होगी। ये भी इसमें प्रावधान है। तो विद्यार्थियों, इसमें जो जो मैंने आपको प्रावधान बताए इस कानून में, वो सब आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जब देते हैं तो कई तरीके से देते हैं क्वेश्चन। जैसा कि है अगर किसी का इस क्वेश्चन के बारे में दे दिया आपसे कि हरियाणा में जो स्थानीय युवाओं को 25% आरक्षण निजी क्षेत्र में दिए जाने का जो कानून बनाया गया है, उसमें निम्न से कौन सा प्रावधान नहीं है, तो आपको ये सारे प्रावधान जब याद है तो आप तुरंत उस बात को पहचान लोगे कि ये नहीं है। तो इसलिए आपको सारे प्रावधान याद रखने हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार टीवी चैनलों को मिलने वाले विज्ञापनों में 30 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। विज्ञापन प्रसारण कुल कितने समय का रहा? तो राइट आंसर है 3.87 करोड़ सेकंड का। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में जो डेट दे रखी है 30 अक्टूबर, इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको जैसे लिखा है कि टीवी चैनलों को मिलने वाले विज्ञापनों में 30 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि पिछले 5 सालों का के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। तो यहाँ पर यानी कि इसके क्वेश्चन का कहने का मतलब ये कि एक सप्ताह के दौरान जो है सबसे ज्यादा समय के लिए जो है टीवी चैनलों को विज्ञापन के लिए जो है विज्ञापन दिए गए टीवी चैनलों पर 30 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान, यानी सप्ताह भर के दौरान जो है 3.87 करोड़ सेकंड का समय जो है टीवी चैनलों पर विज्ञापनों का रहा। ये एक रिकॉर्ड है जो कि पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड को उसने इस रिकॉर्ड ने पीछे छोड़ दिया है। तो ये समय भी आपको याद रखना है 3.87 करोड़ सेकंड का। और आपको जो है ये 30 अक्टूबर की तारीख है, ये भी आपको याद रखनी है कि 30 अक्टूबर को समाप्त एक सप्ताह के दौरान ये जो है समय रहा विज्ञापनों के लिए, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। और आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को 5 नवंबर को भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 4थी उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया। ओपेक भारत की कितने प्रतिशत तेल की मांग को पूरा करता है? तो राइट आंसर है 78%। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक और निर्यातक देशों का संगठन है। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। जैसा कि आप स्पेलिंग से ही आपको मालूम पड़ जाता है, ओपेक OPEC ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। तो ये तेल निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक, ये आपको मालूम है। परंतु विद्यार्थी, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखनी है बात कि यहाँ इस सम्मेलन में भारत के जो पेट्रोलियम मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने जो ये ओपेक ऊर्जा वार्ता को जो है 4थी जो है उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित किया है, यानी इस बैठक को संबोधित किया है। तो इसमें जो है इन्होंने जो है यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में ओपेक के लिए जो है इन्होंने घोषित किया, या इन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए कच्चे तेल की कीमतों में जो अंतर जो है इसमें, तो उन विसंगतियों को दूर करे ओपेक। यानी कि पेट्रोल मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है, तो इन्होंने इस बात को इंगित किया कि कच्चे तेल की कीमतों में
अंतर जो है, जो अंतर में जो विसंगतियां हैं यहाँ, तो उनको जो है दूर किया जाए ओपेक के द्वारा, ये इन्होंने कहा इसमें। और यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए विद्यार्थियों कि भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल का आयातक है, यानी कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक देश है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और यहाँ की जैसा कि आपके इसमें लिखा हुआ है कि तेल की है, भारत की है कुल तेल की मांग को, कितनी मांग को पूरा करता है ओपेक, तो 18% तेल जो है ओपेक के देशों से भारत आयात करता है, ये आपके क्वेश्चन में है ही। परंतु यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताऊँ विद्यार्थियों कि ओपेक भारत की एलपीजी की 59% यानी कि 59% और एलएनजी की 38% जरूरतों भी पूरा करता है ओपेक। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ओपेक भारत की एलपीजी की 59% और एलएनजी की 38% जरूरत को पूरा करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा आपको बताऊं कि 2019-20 की अगर बात करें तो भारत ने 2019-20 में ओपेक से 92.8 अरब डॉलर के हाइड्रोकार्बन का आयात किया है भारत ने 19-20 के दौरान, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विद्यार्थी इसमें जो अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो जो आपके इसमें है, तो ये क्वेश्चन तो आपको याद रखना ही है कि ओपेक जो है भारत की जो है 18% तेल की मांग की पूर्ति करता है, ये आपको याद रखना है। परंतु जो मैंने अभी आपको बताया कि एलपीजी की 59% की मांग को पूरा करता है ये ओपेक, इसके अलावा जो है एलएनजी की 38% की जरूरत को भी ओपेक पूरा करता है, ये भी आपको याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, किस कार निर्माता कंपनी ने अपनी 40,453 कारों की हैंडलैप में खराबी दूर करने के लिए वापस लेने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है मारुति सुजुकी। जैसा कि आपके इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि हैंडलैप में जो खराबी की जो शिकायत मिली जो है इस कंपनी को, तो उस जो है खराबी को दूर करने के लिए मारुति सुजुकी ने अपनी 40,453 कारों को वापस जो है लिया है और उनको ठीक करके वापस लौटाएगा। तो इस कंपनी का नाम आपको ध्यान रखना है। आप अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे को नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की। इस परंपरा की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर है 1950, यानी कि इस परंपरा की शुरुआत हुई है 1950 से। विद्यार्थियों वैसे तो इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी लिया था, परंतु अब जो है यहाँ नेपाल की यात्रा हुई एम नरवणे की, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर वापस लिया है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि नेपाल की जो वर्तमान में राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी, ये तो खैर आपको याद रखना ही है, परंतु नेपाल के राष्ट्रपति का जो निवास है उसका नाम भी आपको याद रखना है, उसका नाम है शीतल निवास। नेपाल के राष्ट्रपति का जो आधिकारिक निवास है उसका नाम है शीतल निवास, ये भी आपको याद रखना है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ विद्यार्थियों। काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास शीतल निवास में आयोजित कार्यक्रम में भारत के थल सेना प्रमुख जो है जनरल एम नरवणे को जो है सम्मानित किया गया, यानी कि जो है नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। और विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे के थल सेना प्रमुख को सेना के जनरल की मानद उपाधि दी जाती है। तो यहाँ पर जैसा कि भी आपको मैंने बताया कि नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने जो है भारत की जो है थल सेना प्रमुख एम नरवणे को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की। शीतल निवास में उनको वहां पर ये उपाधि दी जाएगी, क्योंकि इस उपाधि से उनको सम्मानित किया। तो दोनों देशों में जो है दोनों देशों के द्वारा जो है एक दूसरे के थल सेना प्रमुख को जो है सेना के जनरल की मानद उपाधि दी जाती है। तो यहाँ पर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पिछले साल जनवरी में जो है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में नेपाली थल सेना के प्रमुख
जनरल पूर्णचंद थापा को भारतीय सेना के जनरल की मान उपाधि यह प्रदान की थी। तो आपको यहाँ पर ये तो आपको मालूम हो गया इस क्वेश्चन से कि यहाँ पर विद्यादेवी भंडारी ने भारतीय थल सेना प्रमुख को नेपाली सेना के जनरल की मान उपाधि से सम्मानित किया या यूँ है कि ये उपाधि प्रदान की। तो मेरे साथ में ये भी आपको बता दिया कि पिछले साल यानी कि 2019 में यह भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में जो है नेपाल के थल सेना प्रमुख पूर्णचंद थापा को भारतीय सेना के जनरल की मान उपाधि से सम्मानित किया था। तो आपको ध्यान रखना इस बात का, या यूँ कहें कि आपको इस बात की जानकारी रखनी है कि दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे की जो है सेना प्रमुख को सेना के जनरल की मान उपाधि से सम्मानित किया जाता है या यूँ कहें उपाधि प्रदान की जाती है। तो ये परंपरा जो है शुरू हुई है 1950 से, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप जो है, कोप के नाम से इसको बोलते हैं विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो ये 26वां नंबर का सम्मेलन है, इसलिए कोप जो है 26 दे रखा आपके। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 12 दिसंबर को किस देश की मेजबानी में होगा? तो राइट आंसर है ब्रिटेन। और विद्यार्थियों मैं आपको बताऊं इसके बारे में कि 12 दिसंबर को होने वाले इस सम्मेलन में भाग लेने के ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। और यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ये पहले सम्मेलन जो है वो नवंबर में आयोजित होना था, परंतु कोरोना महामारी के कारण इस सम्मेलन की को जो है आयोजन को टाल दिया गया। तो अब ये जो है सम्मेलन 12 दिसंबर को होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नवंबर में आयोजित होना था, तो कोरोना की वजह से इसको टाला गया। आप अगला क्वेश्चन देखिए। किस पर्वतमाला में वैज्ञानिकों ने 9000 साल पुराने एक ऐसे स्थान का पता लगाया है जहां मादा शिकारियों को दफनाया जाता था? तो राइट आंसर है एंडीज पर्वत। और विद्यार्थियों आप जानते हो एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और ये भी आप जानते हो कि एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये भी आपको याद है। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ यहाँ पर कि ये जो खोज की है यहाँ पर इस एंडीज पर्वत श्रृंखला में, या यूँ कहें कि 9000 साल पुराने किसी स्थान का जो पता लगाया है वैज्ञानिकों ने, जहाँ पर मादा जो है शिकारियों को दफनाया जाता था। तो इस जो है खोज का महत्व इसलिए है यहाँ पर क्योंकि इस खोज से लंबे समय से चली आ रही उस जो है अवधारणा को चुनौती मिलती है, जिसमें कहा जाता है कि आदिम मानव को जब खाना चाहिए होता था तब जो पुरुष शिकार करते थे और स्त्रियां भोजन बनाती थी। ये अब तक की अवधारणा रही है कि यानी कि महिलाएं या यूं कि स्त्रियां जो वो शिकार करने के लिए नहीं जाती थी, केवल पुरुष जाते थे शिकार करने के लिए, और वो शिकार करके लाते और फिर वो स्त्रियां जो है वो उनके लिए भोजन बनाती थी। ये अब तक की अवधारणा रही है, परंतु इस खोज से जो उस अवधारणा को जो चुनौती मिली है, यानी कि जो इससे ये साबित हुआ है इस खोज से कि महिलाएं भी जो वो शिकार करने के लिए जाया करती थी, क्योंकि यहाँ पर जो है 9000 साल पुराने एक स्थान का पता लगा है जिसमें मादा जो है शिकारियों को दफनाया जाता था। तो ये क्वेश्चन इस रूप में आपको ध्यान रखना है। और विद्यार्थियों यहाँ पर एक बात और आपको मालूम होनी चाहिए कि पेरू में 2018 में ऊंचाई पर पुरातात्विक उत्खनन के दौरान अनुसंधानकर्ताओं को दफनाने के एक पुराने स्थान की खोज की थी, और जिसमें यह शिकार करने और जानवरों को काटने के नुकीले औजार उस समय मिले थे 2018 में। एंडीज पर जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है, आपको होता है क्योंकि एंडीज पर्वत श्रृंखला में जो है की अगर बात करें तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला कई देशों में आती है, जिसमें एक पेरू भी है, पेरू है, कोलंबिया है, ये जो देश आते हैं अर्जेंटीना है। तो ये देश हैं जो जहाँ पर एंडीज पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। तो पेरू में जो है ऊंचाई में वहाँ पर 2018 में एक पुरातात्विक उत्खनन हुआ था, जिसमें वहाँ पर अनुसंधानकर्ताओं को जो है शिकार करने और जानवरों को काटने के नुकीले औजार उसमें मिले थे। और अब यहाँ पर ये जो खोज हुई है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर मादा शिकारियों को दफनाए जाने वाले स्थान का भी यहाँ पता चला है। तो 9000 साल पुराना है ये स्थान, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। लेवेन कप किस खेल से संबंधित है?
राइट आंसर है फुटबॉल। विद्यार्थियों, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कई बार पहले ही बताया है कि एग्जाम में कप का नाम देकर पूछ लेते हैं कि ये कप किससे संबंधित है, ट्रॉफी किससे संबंधित है, खिलाड़ी किससे संबंधित है। इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। और इस जो है लेवेन कप वाले क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कोरोना महामारी के कारण जापान में जो है 7 नवंबर को खेले जाने वाला लेवेन कप फुटबॉल फाइनल इसको स्थगित कर दिया गया है कोरोना की वजह से। तो ये जो है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि लेवेन कप जो है ये काइजन कहाँ, जापान में होना था इसका फाइनल, है ना। इसका इससे लेवेन कप का फुटबॉल लेवेन कप जो फुटबॉल से संबंधित है, तो इससे का फाइनल मैच जो होना था 7 नवंबर को, तो इसको जो है स्थगित कर दिया कोरोना की वजह से। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आप अगला क्वेश्चन देखिए, एंथोनी अमलराज किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है टेबल टेनिस। ये एक उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में, इसलिए इसको मैंने क्वेश्चन को लिया है यहाँ पर। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, राफेल नडाल टेनिस इतिहास में ओपन ईरा में 1000 एकल मैच जीतने वाले कौन से नंबर के खिलाड़ी बने हैं? तो राइट आंसर है चौथे नंबर के खिलाड़ी। तो विद्यार्थी यहाँ पर अब आपको तीन जो इनसे पहले जो खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने जो है 1000 मतलब ईरा में ओपन ईरा में 1000 एकल मैच खेले हैं, इनसे पहले जो तीन खिलाड़ी, तो उनके नाम भी आपको याद रखने हैं क्योंकि चौथे खिलाड़ी बने तो तीन का नाम उनका भी आपको याद रखना है। तो तीन जो खिलाड़ी हैं उनका नाम, उनमें से एक है जो है उनका नाम है कोनोर्स, दूसरे का नाम है फेडरर और तीसरे हैं वो है इवान। तो ये तीन नाम भी आपको याद रखने हैं, कोनोर्स, एक है फेडरर और एक है इवान। तो चौथे या बने ये नडाल। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।